हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन माय इंग्लिश यूट्यूब क्लास। मेरी इंग्लिश यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। आई एम गोइंग टू टीच यू आरटे 2013 इंग्लिश क्वेश्चन पेपर सेकेंड लेवल। 2013 के आरटेट का सेकेंड लेवल क्वेश्चन पेपर को मैं सोल्व करने जा रहा हूँ एक्सप्लेनेशन सहित। सो इसको पूरा देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। जो आरटेट या रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आप एक्सप्लेनेशन सहित देखिए। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन। द वर्ड टोटली इज सिमिलर इन मीनिंग टू। टोटली शब्द है वो सिमिलर है मीनिंग में समान है। किसके समान है? टोटली में से होता है पूर्ण रूप से। टोटली का मतलब है पूर्ण रूप से। ओके, तो इसमें कौन सा शब्द मिलता जुलता है? क्लियरली में से स्पष्ट रूप से, ऑलवेज में से हमेशा, ट्रूली में से सच्चे रूप से, कंप्लीटली। सी इज द राइट, सी इज राइट चॉइस। सी है वो सही ऑप्शन है। कंप्लीटली, टोटली, कंप्लीटली में से भी क्या होता है? पूर्णतः होता है। टोटली में से भी क्या होता है? पूर्णतः। सो सी इज राइट चॉइस, सी सही है। ओके, टोटली का सिमिलर है कंप्लीटली। द ऑपोजिट ऑफ फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का ऑपोजिट, फ्रीक्वेंट में होता है बार बार। फ्रीक्वेंट का मतलब बार बार। ओके, फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंसी ये नाउन है। फ्रीक्वेंसी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी इज नाउन। फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट इज द एडजेक्टिव, फ्रीक्वेंट एडजेक्टिव है। ओके, फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली एडवर्ब है। तो फ्रीक्वेंट का मतलब बार बार। इसका ऑपोजिट है वो इनफ्रीक्वेंट है। डिस नहीं होता है, अन नहीं होता है, एंटी नहीं होता है। फ्रीक्वेंट का ऑपोजिट होता है इनफ्रीक्वेंट। ओके, सो बी इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड? कौन सा शब्द है वो करेक्टली स्पेल्ड है? अपॉर्चुनिटी, डी इज द राइट चॉइस। अपॉर्चुनिटी में डी सही चॉइस है। अपॉर्चुनिटी, ओ डबल पी आर टी यू एन आई टी, अपॉर्चुनिटी में से अवसर। इट इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ये बड़ा अवसर है फॉर यू टू फाइट द आरटेट। आरटेट फाइट करने का बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, चांस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 34। पिक आउट कीजिए द करेक्ट नाउन फॉर्म, सही नाउन फॉर्म फ्रॉम द एडजेक्टिव हाई। हाई जो एडजेक्टिव है, इसका एडजेक्टिव है ये तो हाई। ओके, इसकी नाउन फॉर्म बतानी है तो नाउन फॉर्म इसकी हो गई हाइट, सी। ओके, हाई की जो नाउन फॉर्म है वो हाइट है, HEIGHT। हाई होती है एडजेक्टिव, विशेषण। हाइट है वो नाउन है। ठीक है, सो सी इज द राइट चॉइस। हाई का जो नाउन है वो हाइट है। ठीक है, हाई की नाउन है हाइट है। हाई तो एडजेक्टिव है, इसकी नाउन फॉर्म होती है हाइट है। जैसे लेंथ, लेंथ ये नाउन है लॉन्ग की, लॉन्ग में से लंबा। और इसकी इसकी जो नाउन है वो लेंथ होती है। टॉल में से लंबा, हाइट इसकी ये स्पेलिंग गलत है, ये हाइट स्पेलिंग गलत है, टॉल लंबा होता है। ठीक है, लॉन्ग की एडजेक्टिव नाउन होती है, लेंथ है वो नाउन है और लॉन्ग इसकी एडजेक्टिव है। इसी प्रकार हाइट है वो हाई की, हाई एडजेक्टिव है, हाइट है वो नाउन है। ठीक है, अगला देखो। द फ्रेज टू मेक समथिंग लास्ट लॉन्गर, फ्रेज शब्दांश मेक समथिंग लॉन्गर, लास्ट लॉन्गर है, कुछ लंबा समय तक चलता रहे, इसको रिप्लेस किया जा सकता है। लंबा समय चलता रहे, इसको रिप्लेस प्रोलोंग से किया जा सकता है। प्रोलोंग में से लंबे समय तक चलना, तो इसको मेक समथिंग लॉन्गर को प्रोलोंग से रिप्लेस किया जा सकता है। यानी प्रोलोंग का मतलब और इस दोनों का मतलब एक जैसा है। बिलोंग में से बिलोंग करना, संबंधित होना। लॉन्गिंग में से इच्छा करना, प्रोवाइड में से प्रदान करना। बिलोंग में से बिलोंग, जैसे आई बिलोंग टू बीकानेर में बिलोंग, बीकानेर से बिलोंग करता हूँ। लॉन्गिंग में से इच्छा करना, प्रोवाइड में से प्रदान करना। और इसका जो सही मीनिंग है, मेक समथिंग लास्ट लॉन्गर का सही मीनिंग है वो प्रोलोंग है। ओके, बी इज राइट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपोजिट है इन मीनिंग वर्ड ग्लोबल, ग्लोबल शब्द के अर्थ में कौन सा ऑपोजिट है। ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक, दैट इज कंसर्निंग विद द वर्ल्ड, जो विश्व से संबंधित हो उसे ग्लोबल कहते हैं। ग्लोबल वैश्विक, ओके, जो पूरी कंट्रीज से संबंधित हो वो ग्लोबल होता है। और इसका ऑपोजिट होता है लोकल, लोकल में से स्थानीय और ग्लोबल में से वैश्विक। यूनिवर्सल नहीं होता है, यूनिवर्सल तो ग्लोबल का सिमिलर है, ओके। अर्बन में से शहरी होता है, रूरल में से ग्रामीण होता है, तो ये ग्लोबल के ओपोजिट नहीं है, ग्लोबल का सही ओपोजिट है लोकल, ठीक है। पिक आउट द करेक्ट वर्ब फॉर्म्ड फ्रॉम द एडजेक्टिव नेचुरल, नेचुरल जो एडजेक्टिव है ये विशेषण है नेचुरल, है ना, इस विशेषण की क्रिया बनानी है। नेचुरल एडजेक्टिव है, इसकी नाउन होती है नेचर, नेचर तो संज्ञा है प्रकृति, और इसकी एडजेक्टिव है नेचुरल, और इसकी वर्ब है नेचुरलाइज, नेचुरलाइज, ओके। नेचुरलाइज इसकी सही वर्ब है, सी इज द राइट। नेचर इसकी नाउन है, नेचुरलाइजेशन ये भी नाउन हो गई, नेचुराइज ये गलत है, तो सी इज द राइट चॉइस, ओके। क्वेश्चन नंबर 37 में सी सही है। ये पैसेज है, इसके ये क्वेश्चन है, देख लो, सीधे क्वेश्चन करते हैं अपन, पैसेज के सीधे सही क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 38, द वर्ड अब्सेंस इज, अब्सेंस शब्द है, देखो एक अब्सेंट होता है, अब्सेंट, अब्सेंट एडजेक्टिव है, अब्सेंट क्या है, एडजेक्टिव है, अब्सेंट एडजेक्टिव है। जैसे प्रेजेंट, प्रेजेंट विशेषण होता है, ही इज प्रेजेंट, वह प्रेजेंट है, ही इज अब्सेंट, वह एब्सेंट है, ये तो एडजेक्टिव है अब्सेंट और प्रेजेंट। लेकिन यहाँ क्या है, अब्सेंस, अब्सेंस नाउन है, प्रेजेंस, एब्सेंस, दीज आर द नाउन, ये नाउन होती है, अब्सेंट एडजेक्टिव होती है, ओके। अब्सेंट एडजेक्टिव और अब्सेंस है वो नाउन है, वर्ब नहीं है, ये एडवर्ब नहीं है, ठीक है। तो ए इज द राइट चॉइस, नाउन है ये। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन, ऑलवेज, ऑलवेज इज एडवर्ब, ऑलवेज एडवर्ब है जो कार्य की बताती है कि कार्य हमेशा होता है। ऑलवेज गोज हमेशा जाता है, ऑलवेज कम्स हमेशा आता है, तो ऑलवेज इज एडवर्ब, ऑलवेज एडवर्ब है, क्रिया की विशेषता बता रहा है ये, इसलिए बी इज राइट, ऑलवेज में बी होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 40 में, इन द सेकेंड सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ द वर्ब फ्रेज इज डिफाइंड, देखो ऊपर जो पैसेज दिया है उसके फर्स्ट पैराग्राफ के सेकेंड सेंटेंस में वर्ब फ्रेज बताना है आपको। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसका सेकेंड सेंटेंस ये है, डज नॉट कंसिस्ट, ये वर्ब है, डज नॉट कंसिस्ट ये प्रेजेंट सिंपल की वर्ब है, तो कौन सा टेंस की वर्ब हो गई, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट होगा। डज नॉट कंसिस्ट आया है, डज नॉट, डू नॉट, डज नॉट प्रेजेंट सिंपल में यूज होता है, तो बी इज राइट चॉइस, ओके। क्वेश्चन नंबर 41 में देखो, इन द थर्ड सेंटेंस ऑफ द लास्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ थर्ड सेंटेंस में वर्ब फ्रेज इन, वर्ब फ्रेज इज इन, वर्ब फ्रेज है, देखो लास्ट पैराग्राफ के तीसरे सेंटेंस में, ये लास्ट पैराग्राफ उसका तीसरा सेंटेंस ये है, इसमें देखो इन दिस वे, यहां से यू कैन हैव मेनी, यू कैन हैव मेनी ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का यू कैन हैव, कैन मॉडल है और उसके बाद वर्ब हैव है, कैन के बाद हैव आई है, ठीक है, तो ये प्रेजेंट की है वर्ब फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर है 31, लास्ट पैराग्राफ के जो तीसरे सेंटेंस वर्ब है वो प्रेजेंट सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट की है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव, क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव ए डिटर्मिनर, निम्नलिखित कौन से में डिटर्मिनर्स है, डिटर्मिनर्स एन लगाया, ए लगाया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित कौन से में डिटर्मिनर एन लगाया जा सकता है, निम्नलिखित कौन से में डिटर्मिनर एन लगाया जा सकता है, इसमें देखो ए लगाया जाता है, इसमें एन लगाया जाता है, ए स्ट्रॉन्ग इसमें ए लगाया जाएगा, एन नहीं लगाया जाएगा, एन एक्टिविटी इसमें एन लगाया जाएगा। इंजरीज ये प्लूरल, इससे पहले ए या एन दोनों ही नहीं आएगा, डी से पहले एन दोनों नहीं आएगा, सी से पहले एन आएगा, एन एक्टिविटी, ठीक है, सी से पहले एन आएगा, एन एक्टिविटी, ओके। सो देखो सी ऑप्शन सही है 42 में। 43,
एडजेक्टिव फुल इज इन सुपरलेटिव डिग्री, फुल है वो सुपरलेटिव डिग्री में होगा, फुल की सुपरलेटिव डिग्री फुलेस्ट होता है, फुल, फुलर और फुलेस्ट, फुल, फुलर और फुलेस्ट। ओके, तो फुलेस्ट सी इज द राइट, 43 में सी सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 में देखो, द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस, पैसिव फॉर्म ऑफ द पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, इस सेंटेंस की पैसिव फॉर्म ज्ञात करनी है, कौन सी पैसिव फॉर्म है इस सेंटेंस की। तो देखो पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट को वर्ब, वर्ब को ऑब्जेक्ट में बदला जाता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। देखो इसमें ग्लोबल वार्मिंग सब्जेक्ट है, केन कोज वर्ब है, मेनी नेचुरल डिजास्टर ये ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को इस सब्जेक्ट की जगह लगाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लगाओ, तो मेनी नेचुरल डिजास्टर शुरू में आ जाएगा, मेनी नेचुरल डिजास्टर्स आ गया, मेनी नेचुरल डिजास्टर्स। केन का केन भी होता है, तो देखो बी सही है, केन बी, नैनो नेचुरल डिजास्टर कैन बी, कैन का कैन बी। आगे कोज की थर्ड फॉर्म कोज्ड हो गई, बाय ग्लोबल वार्मिंग, यह यहाँ आ जाएगा। तो बी इज राइट चॉइस, बी सही है। ये देखो इसमें दोबारा देख लो, पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लगाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लगाना है, वर्ब चेंज कर देनी है। तो मेनी नेचुरल रिसोर्सेज शुरू होगा, ये शुरू हो गया। कैन का पैसिव वॉइस कैन भी होता है थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से लगाते हैं उससे पहले बाय ग्लोबल वार्मिंग। सो बी इज द राइट चॉइस, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 45, पिक आउट द सेंटेंस, सेंटेंस को उठाओ विद करेक्ट पैसिव फॉर्म, सही पैसिव फॉर्म वाले सेंटेंस को उठाना है। ऑल द चेयर्स, ये सब्जेक्ट है चारों में, ऑल द चेयर्स, ठीक है। आर के बाद बिन नहीं आता है, हैव के बाद बिंग नहीं आता है, वर के बाद बिंग नहीं आता है। ए इज राइट, ऑल द चेयर्स हैव बीन रिपेयर्ड, ऑल द चेयर्स हैव बीन रिपेयर्ड, सभी चेयर्स को रिपेयर की गई है, ये सही वर्ब है, सही पैसिव वॉइस है इसकी ए में। क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए क्वेश्चन, कौन सा सेंटेंस है वो सही स्ट्रक्चर है क्वेश्चन का, सही स्ट्रक्चर है क्वेश्चन का कौन सा सेंटेंस में। देखो WH से शुरू है चारों सेंटेंस, वेयर, वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब है। देखो वेयर इज एवरेज टेम्परेचर इंक्रीजिंग, सी सही। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन से सेंटेंस में क्वेश्चन का सही स्ट्रक्चर है, निम्नलिखित में कौन से सेंटेंस में क्वेश्चन का सही स्ट्रक्चर है। तो देखो 46 में क्या है, क्वेश्चन में सही स्ट्रक्चर है, चारों WH शुरू है, WH है, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट, इंटेरोगेटिव मार्क, ये सेंटेंस होता है। WH हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें देखो WH से शुरू है ये सेंटेंस चारों में, WH, फिर हेल्पिंग वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, इसमें डज आ रहा है लेकिन फर्स्ट वर्ब नहीं आ रही है बाद में। तो सी इज द राइट, वेयर इज एवरेज टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, सी है वो सही स्ट्रक्चर है क्वेश्चन का। वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट वर्ब, और सब्जेक्ट बाद वर्ब फर्स्ट ING, ठीक है। तो सी इज द राइट चॉइस, इसके बाद फर्स्ट ING आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, पिक आउट द क्वेश्चन विच इज द सेंटेंस। देखो पिक आउट द क्वेश्चन, क्वेश्चन उठाइए, टू विच सेंटेंस, जिसका सेंटेंस है, देखो क्वेश्चन उठाना है जिसका सेंटेंस, वेल्थ इज डिफाइंड, ठीक है, ये सेंटेंस है, वेल्थ इज डिफाइंड एज एब्यूडेंस ऑफ वैल्यूएबल पोजेशंस। देखो इसका क्वेश्चन बनाना है आपको, पर्सन है, सेंटेंस ये है, विच इज वेल्थ इज डिफाइंड, वेल्थ को डिफाइन किया जाता है, धन की परिभाषा, धन को परिभाषित किया जाता है एविडेंस ऑफ वैल्यूएबल पोजीशन से, एविडेंस में से बहुआयात है, वैल्यूएबल पोजीशन से मूल्यवान पोजीशंस की बहुआयात होना, यानी मूल्यवान जो पोजीशन स्वामित्व है उसका बहुत ज्यादा मात्रा में होना, धन को परिभाषित किया जाता है। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, है ना, वाई इज वेल्थ डिफाइंड, धन को क्यों परिभाषित किया जाता है, नहीं, धन को कैसे परिभाषित किया जाता है, ये इसका आंसर है। धन को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, एविडेंस ऑफ वैल्यूएबल पोजीशंस के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन में है कि कैसे परिभाषित किया जाता है, तो इसका उत्तर है डी इज द राइट चॉइस।
भाई इस ये स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, ये जो सेंटेंस है कि धन को अब्यूडेंस ऑफ वैल्यूएबल पोजीशन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो क्वेश्चन होगा कैसे परिभाषित किया जाता है, कैसे यानी हाउ, हाउ से इसका क्वेश्चन बनेगा। वाई में से क्यों, क्यों का उत्तर नहीं आ रहा है। हु में से कौन, ये कौन नहीं आ रहा है। वेन में से कब, कब का नहीं आ रहा है। तो ये तीनों का उत्तर नहीं आ रहा है। सही क्वेश्चन इसका बनेगा कैसे, धन को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो धन को एविडेंस ऑफ वैल्यूएबल पोजीशन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 48, पिक आउट द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स, पिक आउट द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स, निम्नलिखित पेयर ऑफ वर्ड्स को पिक आउट करो। सेम वोवल साउंड है, जिसमें एक ही वोवल साउंड हो, जिसकी एक ही वोवल साउंड हो, उस पेयर को निकालिए। बुक, ये सूज, ये बड़ा ओ आ रहा है, ये छोटा ओ आ रहा है। देखो ये बुक है, ये सूज है, ये छोटा हो, ये बड़ा हो। साइन, सीन, ये साइन, आई आ रहा है, इसमें आई का आई, और ये ई छोटी आ रही है, साइन सीन। थ्रो, थ्रो ओ आ रहा है, थ्रो, और ये थ्री, तो दोनों की अलग अलग साउंड आ रही है, थ्रो और थ्री। हेड और रेड, ये दोनों मिल रही है, हेड और रेड, यानी हेड और रेड, तो ये सिमिलर साउंड बी में है। बी इज द राइट चॉइस। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, निम्नलिखित कौन सा पेयर है, बिगिंस विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड है, एक ही कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू है, सेम कॉन्सोनेंट साउंड शुरू ना। देखो ये केट है, ये सिटी है, दोनों में एक जैसी नहीं है, दोनों सी की साउंड अलग है, इसमें कै की ध्वनि, इसमें सै की है, तो केट और सिटी। नो एंड नेम, नो एंड नेम, ये मिलती जुलती है। नो, नो नए से शुरू है, नेम भी नए से शुरू है, तो दोनों ही सेम कॉन्सोनेंट साउंड है। देख लो ये गेम गए, और ये जिम जय, इसमें जी है वो गए की ध्वनि दे रहे हैं, इसमें जय की दे रहे हैं। गेम जिम, पार्टी फोटो, इसमें पै और इसमें फै, तो ये सी इसका राइट चॉइस है। सी राइट, सी है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 50 में देखो, द वर्ड न्यूज इज, न्यूज जय की ध्वनि आ रही है, तो जय ए में है, जय डी लो जय, न्यूज सह नहीं है। रोल ऑफ ए इंग्लिश इन इंडिया इज दैट, भारत में इंग्लिश का रोल है वो सेकंड लैंग्वेज के रूप में है। भारत में इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज इज हिंदी, सेकंड लैंग्वेज इज इंग्लिश। ओके, पिक आउट द पेयर, पेयर निकालिए विच फॉल्स अंडर कैटेगरी ऑफ एक्सप्रेसिव प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल्स। ऐसे पेयर निकालो इन चारों में से जो प्रोडक्टिव है, जो एक्सप्रेसिव है। देखो ध्यान रखो, लिसनिंग, 4 स्किल्स है लैंग्वेज लर्निंग की, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसमें देखो लिसनिंग और रीडिंग ये रिसेप्टिव स्किल है, इसमें रिसीव होता है। और स्पीकिंग एंड राइटिंग, लिखना और बोलना, ये क्या है, ये है प्रोडक्टिव एक्सप्रेसिव, जिसमें प्रोडक्ट होता है, उत्पादन होता है। ठीक है, तो एक्सप्रेसिव और प्रोडक्टिव स्किल है वो है स्पीकिंग और राइटिंग, इसमें एक्सप्रेस होता है, हम कुछ न कुछ व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, उत्पादित करते हैं। और सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, इसका मतलब रिसीव कर रहे हैं, रिसेप्टिव है। ठीक है, तो डी इज राइट चॉइस, डी राइट है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग में स्पीकिंग राइटिंग है वो प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव स्किल है। एक्सप्रेसिव स्किल, इसमें एक्सप्रेस होता है, व्यक्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन कर दिया। 53 क्वेश्चन नंबर 53, बाईलिंगुअल मेथड, बाईलिंगुअल मेथड है दोहरी भाषा मेथड। बाईलिंगुअल मेथड क्या करता है, इसमें 2 भाषा यूज होती है। ठीक है, टीचर है वो टारगेट लैंग्वेज पढ़ाता है, सेकंड लैंग्वेज पढ़ाता है, टारगेट लैंग्वेज पढ़ाता है, लेकिन जब जरूरत पड़े तो वह मदर टंग का भी बीच में यूज कर लेता है, वो होती है बाईलिंगुअल टंग, बाईलिंगुअल मेथड। बाईलिंगुअल मेथड मींस 2 लैंग्वेज यूज होती है। टीचर है वो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश पढ़ाता है, उस दौरान बीच बीच में शब्दों को एक्सप्लेन करने के लिए मदर टंग का यूज करता है, वो होता है बाईलिंगुअल मेथड है। ठीक है, इसमें देखो स्टूडेंट्स आर गिवन कंप्लीट फ्रीडम, यूज नहीं, कंप्लीट फ्रीडम इसमें नहीं होती है, टीचर है वो यूज करता है सिर्फ। ठीक है, ये सही नहीं है। मदर टंग इज यूज्ड बाय टीचर टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ए न्यू वर्ड फ्रेजेज, यस ये सही है। मदर टंग है वो यूज होती है टीचर के द्वारा
एक्सप्लेन करने के लिए, नए शब्दों को और फ्रेजों को मीनिंग बताने के लिए। टीचर है वो मदर टंग का यूज कर सकता है बीच बीच में, सिर्फ नए शब्द बताने के लिए। तो बी इज राइट चॉइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन देखो। इन सिचुएशनल अप्रोच में टीचर ट्राई कोशिश करता है। सिचुएशनल अप्रोच होती है जिसमें टीचर है वो सिचुएशन क्रिएट करता है, एक स्थिति क्रिएट करता है क्लासरूम में बढ़िया स्थिति पढ़ाने की। तो सिचुएशनल अप्रोच में क्या होता है, क्रिएट लाइफ लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है क्लासरूम में। टीचिंग ए लैंग्वेज आइटम को पढ़ाने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है सिचुएशनल अप्रोच में। ठीक है, तो सी राइट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा डिस्क्राइब किए गए रिसेप्टिव स्किल में। तो देखो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग में लिसनिंग और रीडिंग, सुनना और पढ़ना है वो रिसेप्टिव है, इसमें रिसीव होता है। तो देखो लिसनिंग और सुनना और पढ़ना, सी इज राइट चॉइस, सी सही है, रिसेप्टिव है, इसमें रिसीव होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 में देखो, यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल एड्स। टीचिंग लर्निंग मटेरियल एड्स में लर्निंग एक्टिविटी होती है, कैसी होती है, इजी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। यदि टीचिंग करवा रहे हो, आप सिखा रहे हो, सीख रहे हैं, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यूज होने से टीचिंग है वो इजी हो जाती है और इंटरेस्टिंग हो जाती है। आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करते हो, जैसे चार्ट यूज करते हो या फिर रेडियो, टीवी, डायग्राम जो भी यूज करते हो, तो इससे टीचिंग है, पढ़ाना है वो इजी और इंटरेस्टिंग हो जाता है। सी डी राइट चॉइस है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, लैंग्वेज लर्निंग इज। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन, लैंग्वेज लर्निंग इज लाइक लर्निंग ए स्किल। लैंग्वेज लर्निंग एक स्किल है, ये ध्यान रखना, लैंग्वेज लर्निंग स्किल है। ओके, लाइक साइकिलिंग की तरह, जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं वैसे लैंग्वेज को लर्न करना सीखा जाता है प्रैक्टिस के माध्यम से। ठीक है, तो ए इज राइट चॉइस इन 57 में ए है वो सही चॉइस है। ठीक है, 58, इवोल्यूशन एजुकेशन इज। इवोल्यूशन शिक्षा में है मूल्यांकन। इवोल्यूशन में क्या होता है, मूल्यांकन। शिक्षा में जो मूल्यांकन है वो मूल्यांकन है कंटिन्यूस और कॉम्युलेटिव है, ध्यान रखना। कंटिन्यूस प्रोसेस है और कॉम्युलेटिव भी है। कंटिन्यूस कॉम्युलेटिव दोनों है प्रोसेस है शिक्षा में मूल्यांकन, कंटिन्यूस भी है और कॉम्युलेटिव भी है। ठीक है, डी इज राइट चॉइस। वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए गुड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। गुड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में एक चीज की आवश्यकता है, कौन सी की है, रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। टेस्ट परीक्षा, टेस्ट कोई सा भी हो, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कोई सा भी हो, वो रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। ये 2011 में आ गया पहले ही प्रश्न। कॉम्प्लेक्स होना जरूरी नहीं है, जटिल हो या नहीं हो, एम्बिग्यूअस छदमी नहीं होना चाहिए, इंजॉयबल आनंददायक हो या नहीं हो, लेकिन टेस्ट कोई सा भी हो विश्वसनीय होना चाहिए, है ना, विश्वास होना चाहिए, उसमें सही अंक मिलने चाहिए, जितनी जरूरत उतने विश्वास के साथ वो टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, जिसमें धोखाधड़ी हो ऐसा टेस्ट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 60, अटेनमेंट टेस्ट आइटम इज मीजर्स। अटेनमेंट टेस्ट आइटम है, अटेनमेंट टेस्ट है, उपलब्धि टेस्ट है, उपलब्धि परीक्षा है, वो उसमें मापा जाता है। ये मापा जाता है लर्नर ने कितना सीखा, ए सही है। हाउ मच ए लर्नर लर्नड, कि लर्नर ने कितना सीखा, व्हाट ही हैज बीन टॉट, जितना उसको सिखाया गया है, जितना उसको टॉट के गए सिखाया गया उसमें कितना सीखा ये चेक किया जाता है। ए इज राइट, ए सही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, दिस इज रियली वेरी हेल्पफुल इन लर्निंग द इंग्लिश ग्रामर एंड ऑल्सो प्रिपेयरिंग द टेट रीट एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।